नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा दिव्य दृष्टि प्रकाशन की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास नामक इस किताब का, जिसको लिखा है नीरज पांडे और अखिलेश पांडे ने। अभी तक इसके 2 एडिशन आए थे, जिसको नीरज पांडे ने लिखा था। अभी शोधार्थी अखिलेश पांडे इसके साथ और जुड़ गए हैं और ये इसका तीसरा एडिशन है। 400 रुपये की किताब है। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर भारतीय इतिहास के तीनों कालखंडों के कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं, किस प्रकार से इन टॉपिक्स को इस पुस्तक में लिखा गया है, किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी कमियाँ क्या हैं, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो ये इसका 3rd एडिशन है। एक चेंज आपको इसके अंदर दिखाई देगा, मेन पेज के अंदर अखिलेश पांडे शोधार्थी का नाम इसके अंदर जुड़ गया है। फेसबुक पे काफ़ी चर्चित है, एक बहुत बड़ा इनका ग्रुप भी चलता है फेसबुक के ऊपर। तो ये इसमें एक लेखक के रूप में ऐड हुए हैं। बाकी आपको कवर पेज वैसा ही दिखेगा। पीछे एमआरपी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, 1160 रुपये, लेकिन ये लगभग 400 रुपये में ऑनलाइन मिल जाती है। इनके नंबर वगैरह यहाँ दिए गए हैं, इसके माध्यम से आप इनसे बुक ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ और भी प्लेटफॉर्म पर ये शायद मिल जाएगी आपको। अब बात करें कि इसकी साइज़ की, तो लगभग वैसा ही इनका पेज साइज बात करें जो पहले आती थी, लगभग उसी प्रकार की है। ये आपने आर्य कॉम्पिटिशन टाइम की किताब देखी हो, लगभग वैसी सी ही पेज साइज इसके अंदर है। लगभग 750 पेज की किताब है, 756 यदि मैं एक्यूरेट बात करूं तो। फिर उसके अंदर प्राचीन भारत की बात करें तो आपको इंडेक्स दिखाते दिखाते ही बता दूंगा, 300 पेज के करीब है। 298 पेज प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत 200 पेज है, और फिर उसके अंदर आपके आधुनिक भारत है वो 216, और बाद में ये परिशिष्ट वगैरह भी इसी से संबंधित है, 250 पेज के करीब आप मान सकते हैं। इसी प्रकार से 750 पेज के करीब की किताब हो जाती है। अब प्राचीन काल 300 पेज के अंदर यदि आप ठीक से लिखें तो निश्चित रूप से उसके अंदर समेटा जा सकता है, यदि आप इस प्रकार की किताब लिखना चाहते हैं। मध्यकालीन भारत 200 पेज देख के मुझे लगा कि शायद इसमें, हालांकि देखिए यहाँ पे आप ये देखेंगे इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत में आपके टॉपिक वैसे देखेंगे तो छोटे बनते हैं। लेकिन जैसे मुगल काल है वो अपने आप में ही एक बहुत विशाल टॉपिक है, या जैसे सल्तनत काल लिख देते हैं तो उसके अंदर आपको गुलाम खिलजी, तुगलक सैयद लोधी बहुत सारे हो जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो 200 पेज के अंदर जैसा कि पेज साइज देखने से ही लग रहा है कि थोड़ा कम रहेगा। अब हम बात करें प्राचीन भारत की तुलना में, आधुनिक भारत में 250 पेज के करीब का मैटर है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स इसके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से मैं शुरुआत के कुछ टॉपिक्स में, और यहाँ आपको ये देखिए जैसे पाषाण काल वगैरह आप देख सकते हैं। ये मैं कुछ अपने लिए चीज़ें देख रहा था, क्योंकि मैं भी पढ़ाते समय किताबों को देखता रहता हूँ। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको निश्चित रूप से कुछ नई भी देखने को मिलेंगी, है ना। एक आध चीज़ें हैं, जैसे गलतियां मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा कि इक्का दुक्का गलतियां हो सकती हैं बीच बीच में, और वो हर किताब में होती हैं, खासतौर से जो सिर्फ फैक्ट बेस्ड लिखी गई हो किताब। तो यहाँ पर जैसे होशंगाबाद है, उसका नाम है वो मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में नर्मदापुरम कर दिया। कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे विद्यार्थियों को बतानी चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ मैंने इसके अंदर पॉइंट आउट की हैं, या कोई रिपीट हुई है चीज़ इस प्रकार से, या फिर जैसे चावल से संबंधित है। एक जगह पहले लहुरा देव माना जाता, सॉरी अभी लहुरा देव माना जाता है, और उससे पहले कोल्डीवा माना जाता था, तो इन्होंने दोनों लिख रखा है, तो जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन वगैरह इस प्रकार की चीज़ें, लेकिन वो बहुत ही माइनर है। यदि मैं पॉइंट आउट तब करता हूँ गलतियों को जब वो मेजर मिस्टेक्स होती हैं। माइनर मिस्टेक जो कि संभवतः सभी किताबों में होती हैं जितनी मैं देखता हूँ, तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता। फिर उसके मैं कुछ टॉपिक्स आपको दिखा देता हूँ, खासतौर से जैसे आप जो हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। जैसे यहाँ से एक टॉपिक आप पूरा देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया यहाँ पे हो जाएगा, और साथ साथ मैं अपनी बात करता चलूँगा। तो 300 पेज के अंदर मैं मानता हूँ कि प्राचीन भारत का इतिहास अच्छे तरीके से दिया जा सकता है, खासतौर से इस साइज़ के पेजेस में। काफ़ी बड़े साइज़ के पेज हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ी छोटी ही है, हालांकि पेपर क्वालिटी अच्छी है और फ़ॉन्ट वगैरह भी अच्छी तरीके से छपे हुए हैं, इसको पढ़ने में कहीं प्रकार की कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आप इसके टॉपिक साथ साथ देखते जाइए। एक टॉपिक मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको कहीं कुछ चेक करना हो, देखना हो, तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद में उत्तर हड़प्पा, ताम्रपाषाण और महापाषाण वगैरह उसका कुछ थोड़ा सा ये जिक्र आता है, लोयुगिन। फिर ये वैदिक संस्कृति देखो यहाँ से इस प्रकार से। तो ये प्राचीन काल के टॉपिक हैं। जैसे मैं बात करूँ मुख्य टॉपिक्स की बात करूँ तो जैसे पाषाण काल हो गया, आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, और आपके मौर्य काल हो गया, और यह मौर्य काल से पहले के भी मगध के साम्राज्य महाजनपद वाला है, वो टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से दिए गए हैं। मुझे कोई इसमें विशेष दिक्कत वाली बात कहीं पर भी लगी नहीं। हालांकि इस प्रकार की जब आप किताब लिखते हैं जिसमें आपको एक ही किताब के अंदर 3 पार्ट कवर करने होते हैं, तो कहीं कहीं किसी न किसी टॉपिक में आपको कटौतियाँ करनी होती हैं। जैसे कि मुझे गुप्त काल में लगा कि
थोड़ा 2-5 पेज और दिए जा सकते थे। हालांकि जैसे आप एक विद्यार्थी के तौर पर यदि आपने पहले परीक्षाएं दी हैं या पुरानी परीक्षाओं के पेपर देखते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है ऐसी किताबें पढ़ते हुए कि ये वाला क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछा गया था जबकि यहाँ पे वो फैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप आमतौर पर देखते हैं कि इस प्रकार की किताबें हैं, यदि 80% के करीब भी यदि आपका पेपर कवर कर लेती हैं तो एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इनको पढ़ने में थोड़ा, जब 3 किताबें आप अलग अलग पढ़ते हैं उसकी बजाय थोड़ा कम समय लगता है, रिवाइज करना इनको आसान होता है, तो वो भी आपको एक बेनिफिट रहता है। तो इन टॉपिक्स में मुझे कोई ज़्यादा विशेष इनमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं लगी। जो इतने 300 पेज के अंदर दिया जा सकता था वो दिया है। हालांकि कहीं कहीं देखिए, जैसे मैं पॉइंट आउट करने की बात करूं कि जो टॉपिक मुझे वाकई वीक लगे, तो जैसे चोल साम्राज्य की बात है, एक जगह तो वो करिकाल वाला तो आधा पेज में वो अलग से संगम काल में दिया हुआ ही है। आगे जो मेन चोल आता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे ये कहीं पर आएगा, 260 के आसपास था वो, हाँ ये चोल साम्राज्य। तो ये देखिए, एक तो इनको थोड़ा सा, ये देखिए, ये यहाँ पे चोल साम्राज्य शुरू होता है और यहाँ पर शासकों के नाम, तो इस हेडिंग को थोड़ा सा इनको अलग से लिखना चाहिए था, चाहे इसके फॉन्ट बड़े करें, चाहे इसके फॉन्ट डिफरेंट करें, या इसको अंडरलाइन करें, है ना। इसके आगे ये जो साइन है वो भी सेम है, तो ये पता नहीं चलता कि आगे कौन सा टॉपिक शुरू हो गया, जैसे यहाँ से होते और ये अचानक ये चोल शुरू हो गया, तो थोड़ा सा इसको देखना चाहिए था। हालांकि ये कोई इशू नहीं है विद्यार्थियों के लिए। फिर ये बात करते हैं यहाँ पर शासकों की। अब इसका राजनीतिक इतिहास यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सी जगह ये लगेगा कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया इसको, है ना। यदि इसी के अंदर आप 2-4 पेज और लिख देते तो इसको आप समझ सकते थे कि पढ़ते समय विद्यार्थियों की फील नहीं होता कि हमारा कम रह गया। फिर उनको फिर वही बात है कि किसी कालखंड के लिए दोबारा कोई किताब उठानी पड़ती है, फिर इसके अंदर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर लगभग 4-5 पेज के अंदर इन्होंने चोल साम्राज्य को निपटा दिया है। आप पल्लव की अलग बात कर सकते हैं, आप जो पांडे है, चेर है, उनके बारे में हम समझ सकते हैं, शॉर्ट में दिया जा सकता है, लेकिन चोल एक इंपॉर्टेंट वंश है और जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए था। इसी प्रकार से यदि मैं सातवाहन वंश की बात करूं तो सातवाहन वंश में भी मुझे देख के ये लगा कि कुछ जनरल क्वेश्चन है वो सामान्य तौर पर कभी कभी हम देखते हैं कि आजकल वैसे पूछे जाते हैं, मिस हो सकते हैं। तो ये एक आध टॉपिक है और ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे वीडियो बनाते समय या एक विद्यार्थी के पढ़ते समय बोलना बहुत आसान है कि ये और दे सकते थे, ये और दे सकते थे, लेकिन जब आपको 300 पेज के अंदर, 250 पेज के अंदर मैटर समेटना होता है तो आपको कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आप चोल, सातवाहन, ऐसे कुछ काल में, या मैं बात करूं 7वीं से 12वीं शताब्दी वाला जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आप 10-20 पेज भी और जोड़ देते तो थोड़ा सा और संतुष्टि देने वाला हो जाता विद्यार्थियों के लिए ये वाला मामला। लेकिन ओवरऑल प्राचीन भारत का लगभग यहाँ पर मैं मानूंगा कि ये ठीक है। फिर उसके बाद में मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। अब मध्यकालीन भारत के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 पेज के अंदर ये दिया गया है, तो निश्चित रूप से 200 पेज में देने में मेन पॉइंट्स ही दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वही कोशिश की है और ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं लगी। जैसे आप खासतौर से सल्तनत काल की बात करें तो आप जैसे गुलाम पढ़ते हैं, तुगलक पढ़ते हैं, खिलजी पढ़ते हैं। आप देखिए खिलजी की बाजार व्यवस्था है या उनका और जो प्रशासन से संबंधित है वो उतना डिटेल में तो लेखक नहीं जा सकता जब इस प्रकार की किताब लिखता है। तो देखो जितना 200 पेज के अंदर दिया जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो फिर लिखा जाएगा, नहीं फिर किताब फिर वही मैं ही यहाँ पे बैठ के कह रहा था कि तो बड़ी हो गई फिर। तो ये तो आप मजबूरी समझिए, वीडियो बनाने वाले की भी और किताब लिखने वाले की भी, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो यहाँ पर यदि ये बहुत बड़ी हो जाती तो मैं यही कह देता कि ये किताब काफ़ी बड़ी हो गई है। लेकिन फिर भी 200 पेज में यदि आप मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कटौतियाँ करनी पड़ती हैं और वो कटौतियाँ दिखाई देती हैं। जैसे कभी कभी आप गुलाम खिलजी, तुगलक ये पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा कि ठीक है, हाँ इससे काम चल जाएगा, काफ़ी इसमें अंदर दिया गया है। लेकिन जैसे ही आप लोधी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि लोधी में थोड़ा सा और होना चाहिए था, है ना। सैयद में चल जाता है, लोधी में 2 पेज और होते तो काफ़ी ठीक रहता। जैसे लोधी वंश है ना, यहाँ पे होते होते अब यहाँ इसमें निपट गया ये, तो ये मतलब 2-3 पेज के ही अंदर हो गया ये काम। तो इसमें थोड़े कुछ और जरूरी फैक्ट डाले जा सकते थे। तो ये 200 पेज में मध्यकालीन भारत का इतिहास देना, इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स में ये फील हो सकता है कि थोड़ा और मैटर दिया जा सकता था, इसको 250 पेज तक भी ले जा सकते थे। जैसे आप इनका सांस्कृतिक वगैरह में पढ़ेंगे, इनके जो कला स्थापत्य वगैरह में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, तो वहाँ पे आपको इसमें ज़्यादा थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी
क्योंकि ये इस प्रकार की किताब है जो तीनों कालखंडों को समेटने वाली है, तो इस प्रकार की कमियां आपको किताबों में देखने को मिलती हैं। जैसे आप आर्य कंपटीशन टाइम भी देखें तो वो 600 पेज की किताब है, उसमें लगभग सारे ही जो कोई 220 का है, फिर 184 पेज में दिया गया है, फिर 210 पेज में दिया गया है, तो उसमें आपको हर जगह कटौती देखने को मिलती है। वो वन लाइनर अप्रोच के वाली ये थोड़ी सी आपको डिटेल देखने को मिलती है आर्य कंपटीशन टाइम की तुलना में। और मैं एक आप मेरे को कमेंट में बताना, यदि आप चाहें तो मैं कोशिश करूंगा आर्य कंपटीशन टाइम का, इसका और एक जो पप्पू सिंह प्रजापत वाली किताब है उसका जो तीनों काल के लिए आती हैं, उनका मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इफ़ यू नीड आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 200 पेज में जो दिया जा सकता है वो इन्होंने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स में मे बी यू फील कि ये थोड़ा सा और हो सकता था। अब आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल का इतिहास इस प्रकार का है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। अब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है तो वहाँ पर आप जब फैक्ट लिखते हैं तो 250 पेज के आसपास आप एक अच्छा मैटर तैयार कर सकते हैं, और वही इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है। तो ये इन्होंने किया है। अब देखिए एग्जैक्ट आप राजस्थान के विद्यार्थी यदि देख रहे हैं तो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के एकदम अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई है। कहीं आपको एक दो टॉपिक ऐसा लगेगा कि जो एक्स्ट्रा है, जो आपको मतलब आप सोचेंगे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस तो अभी आए नहीं है, अभी वैकेंसी आएगी जब तो सिलेबस दोबारा आएगा, हो सकता है एक टॉपिक वो ऐड हो जाए। तो टॉपिक तो 2-4 किताब में यदि एक्स्ट्रा हो तो उसमें कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। यदि आपके एग्जाम में है तो आप पढ़िए, आपके एग्जाम में नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, तो वो प्रकार की बात है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में मुझे कुछ इसमें विशेष दिक्कत वाली बात नहीं लगी। इसका मैटर मुझे आधुनिक भारत का इतिहास का 250 पेज के अंदर समेटा हुआ ठीक ही लगा है। और इसमें और कुछ मैं कहूँ कि ये वाला और ऐड कर देते, ये वाला ऐड कर देते, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे मुझे इसमें ऐड करने को कहा जाए तो मैं इसका जो संवैधानिक विकास है उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगा। और देखिए आप इस प्रकार की जो किताब है जो तीनों कालखंडों के लिए आती है, उसमें कभी भी आप ये मत सोचिए कि उस एग्जाम में वो 2 क्वेश्चन थे जो कि इसके अंदर हमें नहीं मिले, या 5 क्वेश्चन थे वो नहीं मिले, आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन आ गया। देखिए जो बहुत ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं और किसी पर्टिकुलर लेखक के जो किताब है किसी एक टॉपिक को लेकर, मान लीजिए किसी लेखक ने हड़प्पा सभ्यता पर किताब लिख रखी है, अब उसमें तो कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस प्रकार की किताब में नहीं लिखी जा सकती, और यदि लिख दी जाएंगी तो फिर तीनों जो पार्ट हैं उसकी एक किताब बनाने का मतलब ही क्या हुआ फिर। तो ये किताब है, जितना लेखक 756 पेज के अंदर कर सकते थे वो इन्होंने करने का प्रयास किया है। थोड़ा 19-20 आप कहीं पे मान सकते हैं कि जैसे आप कहते कि चोल साम्राज्य में, जैसे कि मैंने आपको बताया, या सातवाहन में, या जैसे लोधी वंश में, 7वीं-12वीं शताब्दी के कुछ और मैटर में, तो इस प्रकार की चीज़ें आप थोड़ी और ऐड कर सकते थे, जिससे ये किताब लगभग 800-850 पेज तक जाती, तो विद्यार्थियों के मन में वो शंका नहीं रहती। लेकिन वहीं आप माने कि ये किताब उस प्रकार की है जो तीनों कालखंडों को समेटने वाली है, तो कहीं ना कहीं कटौतियां करनी पड़ती हैं, और एक लेखक के रूप में ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि आप किस फैक्ट को छोड़ें और किस फैक्ट को किताब के अंदर जगह दें। तो ओवरऑल ये तीनों कालखंडों के लिए किताब लिखी गई है। इस किताब से लगभग आप मान सकते हैं कि आप पीजीटी जैसे एग्जाम को कवर कर सकते हैं। और मैं एक और वीडियो में डिटेल में बात करना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं। जैसे यूपी में यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और राजस्थान में पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उसमें यूपी में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, उससे कम एफर्ट में आपका राजस्थान में काम चल जाता है। सेम ये बात है, ये जैसे मुझे कई विद्यार्थी आलोचना करते हैं कि आप कैटेगरी की बात क्यों करते हैं। देखिए मैं कैटेगरी की वैसे बात नहीं करता, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है। लेकिन जब आपको पता है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा कम मैटर में भी यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करके आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए। कहीं भी ये कोई आपको देखिए कोई एग्जाम है उसमें आपकी मेरिट रह रही है किसी कैटेगरी की 300 और किसी कैटेगरी की रह रही है 260, तो 260 वाले के लिए बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्यों अपना समय खराब करे जब उसको ये मौका मिला हुआ है, और जब उसको संविधान में ये मिला हुआ है मौका कि उनकी कैटेगरी की सीटें अलग से आरक्षित होती हैं। आजकल तो सभी कैटेगरी की आरक्षित होती हैं, जनरल के लिए भी होती हैं, ओबीसी के लिए भी होती हैं, एससी के लिए भी होती हैं, एसटी के लिए भी होती हैं, एमबीसी के लिए भी होती हैं, तो बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई है। तो उसके लिए भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा फोकस, मैं बहुत ज़्यादा इसमें बारे में बात नहीं करना चाहता, फिर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है कैटेगरीज के बारे में बात करना। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आप किस स्टेट में एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं या राजस्थान का दे रहे हैं, तो
डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको जाना चाहिए। किसी में आपको थोड़ा डिटेल में जरूरत पड़ेगी डिटेल में पढ़ने की, कहीं पर आपको कम मैटर में भी पढ़ के आपका थोड़ा सा काम चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा लगभग सभी प्रकार के पीजीटी एग्जाम के लिए लगभग ये सफिशिएंट हो सकती है। लेकिन मुझे ये कहे कि यूपी पीजीटी के लिए सिर्फ आप इस एक किताब के सारे जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप नहीं जा सकते, आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रयास करना चाहिए। भले ही वो आप किताबों के संबंध में नहीं करें, भले ही उससे आप एक से ज़्यादा जो आपके मल्टीपल चॉइस एग्जाम वाले जो क्वेश्चनों के प्रश्न बैंक दिए रहते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन बैंक आप निकाल लेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, फिर आपको तीनों किताबों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो तो मैं बात करूंगा, जैसे राजस्थान के पीजीटी के एग्जाम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस प्रकार की बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, यूपी के लिए किस प्रकार की फॉलो करनी चाहिए, तो उसमें मैं वो चीज़ें शामिल करने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये इस किताब का रिव्यू है तो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं कहना चाहूँगा 750 पेजेस के अंदर जो कुछ इसमें दिया जा सकता था वो इन्होंने देने की कोशिश की है। ओवरऑल मुझे ये किताब काफ़ी अच्छी लगी है। फैक्ट वाइज जरूरी फैक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं और निश्चित रूप से आप पीजीटी लेवल तक के एग्जाम के लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू इस किताब को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में चेक करें। धन्यवाद।